नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? शुक्र, वरुण, अरुण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वरुण। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक वरुण और अरुण ग्रहों में द्रव्यमान, आकार और वायुमंडलीय रचनाएं समान हैं, जबकि उनके नीले रंग में भिन्नता मौजूद है। इन दोनों ग्रहों का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग 4 गुना बड़ा है। अधिकांश ग्रह वरुण सहित वामावर्त दिशा में घूमते हैं, जबकि केवल 2 ग्रह शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त दिशा या प्रतिगामी गति में घूमते हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वरुण। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े पौधे रिबन वीट की खोज कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शाख खाड़ी के विश्व विरासत क्षेत्र के उथले पानी में पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया या रिबन वीट का एकल पौधा खोजा गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह 180 किलोमीटर लंबी समुद्री घास है। यह पौधा 4500 साल पुराना है और इसमें अन्य समान पौधों की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी है। यह उथली शाख खाड़ी के अस्थिर वातावरण से बचने में कामयाब रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट रोबोट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये लचीले रोबोट होते हैं। 2. इन्हें विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। 3. ये रोबोट आमतौर पर ठोस इलास्टोमर्स से बने होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। शोधकर्ताओं ने सॉफ्ट रोबोट विकसित किए हैं जो मनुष्यों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इनपुट के बिना जटिल वातावरण में कार्य करने में सक्षम हैं। सॉफ्ट रोबोट लचीले होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। उन्हें विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। ऐसे रोबोट आमतौर पर लिक्विड क्रिस्टल इलास्टोमर्स से बने होते हैं, जो चिपचिपाहट और लोच वाले पॉलीमर होते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने विभिन्न डिवीजनों में युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए यह योजना तैयार की है। 2. इसमें लेखा, वित्त, कानूनी, सांख्यिकी, वाणिज्य, डेटा विश्लेषण में पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने विभिन्न डिवीजनों में प्रतिभाशाली और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए यह योजना तैयार की है, इसलिए कथन 1 सही है। यह योजना युवा पेशेवरों के लिए ऑन द ग्राउंड सीखने पर केंद्रित है। यह निर्णय लेने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देगी। मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर लेखा, वित्त, कानूनी, सांख्यिकी, वाणिज्य, डेटा विश्लेषण में पेशेवरों को भी शामिल किया जाएगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 3 जुलाई, 3 जून या फिर 5 अगस्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 जून। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह दिन साइकिल का उपयोग करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 2018 से यह दिन मनाया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 जून।
अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, या फिर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी गरीब छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। यह 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करती है। हालांकि छात्रों का चयन एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज नैनीताल के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थित है। 2, इसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में उत्तराखंड में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी LMT शुरू किया गया है। इसे कनाडा, बेल्जियम और भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है। यह नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज के देवस्थल वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए कथन 1 सही है। LMT पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारत सरकार तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय यह पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए विकल्प डी सही है। यह पुरस्कार साहसिक कार्य के क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देते हैं और युवाओं को साहस विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, रेशमी टाई के साथ रंगीन ब्लेजर या साड़ी और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। आपको बता दें कि तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 लोगों में से एक थे, जबकि दूसरे व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन से देश G33 के सदस्य हैं? 1 चीन, 2 भारत, 3 श्रीलंका, 4 बांग्लादेश। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में G33 अफ्रीकी समूह और ACP यानी अफ्रीकी, कैरिबियन और प्रशांत समूह ने विश्व व्यापार संगठन में एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। G33 विकासशील देशों का एक गठबंधन है जिसे 2003 कैनकन मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले स्थापित किया गया था। इसे WTO वार्ता के दोहा दौर के दौरान समन्वित किया गया। यह WTO के सदस्य 47 देशों का एक गठबंधन है। G33 के सदस्यों में शामिल है भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, मॉरिशस, पाकिस्तान आदि। बांग्लादेश G33 का सदस्य नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M प्रसारण तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रौद्योगिकी ब्रॉडबैंड और प्रसारण के अभिसरण पर आधारित है। 2, इसका उपयोग करके मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे फोन पर भी प्रसारित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। दूरसंचार विभाग यानी DOT और प्रसार भारती डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M तकनीक की व्यवहार्यता तलाश कर रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी ब्रॉडबैंड और प्रसारण के अभिसरण पर आधारित है, जिसके उपयोग से मोबाइल फोन में डिजिटल टीवी देख सकते हैं। इसलिए कथन एक सही है। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे लोग अपने फोन पर FM रेडियो सुनते हैं। D2M का उपयोग करके मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे फोन पर भी प्रसारित किया जा सकता है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। अंतिम प्रश्न है भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाते में शामिल हैं 1, वस्तुओं का व्यापार, 2, विदेशी परिसंपत्ति, 3, सेवाओं का व्यापार, 4, विशेष आहरण अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 1, 2 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का व्यापार घाटा मई माह में बढ़कर 23.33 अरब डॉलर के मासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। चालू खाता घाटा एक देश के व्यापार की एक माप है जिसमें उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में यह इंगित करता है कि कोई देश निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। चालू खाते के मुख्य घटक हैं वस्तुओं का आयात और निर्यात, इसे व्यापार खाता कहा जाता है, और सेवाओं का आयात और निर्यात, जिसे अदृश्य खाता कहा जाता है। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। यूपी इन्वेस्टर समिट @3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किस शहर में आयोजित की गई? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या फिर प्रयागराज? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।